नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया नेचुरल जस्टिस पे, हमने ये भी चर्चा किया कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उस प्रिंसिपल्स के तहत हमने 3 प्रिंसिपल्स बताए। ऑडियो अल्टरम पार्टम, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद है रीजन्ड डिसीजंस, और लास्ट में हम सबसे महत्वपूर्ण मैक्सिम पे चर्चा करेंगे, जो है नेमो जुडिस इन कॉजस हुआ। फिलहाल क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है ऑडियो अल्टरम पार्टम पे, मैं उसे एक बात और दोहरा देना चाहूँगा कि हर वो चार्ज्ड एम्प्लॉय या चार्ज्ड व्यक्ति जिस पे कोई आरोप है, उसे ये हक है कि उसकी बात सुनी जाए। उसकी बात अनसुना करते हुए यदि कोई इंक्वायरी ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास जजमेंट करने का हक प्राप्त हो, कोई डिसीज़न लेता है, भले ही वो डिसीज़न सही है, लेकिन क्योंकि चार्ज्ड एम्प्लॉय या चार्ज्ड पर्सन की बात नहीं सुनी गई, ऐसे डिसीजंस को न्याय हित में नहीं माना जा सकता है। कुल मिला के नेचुरल जस्टिस का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जब न्याय हो उसमें जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस दिखे, यानी कि जो न्याय हुआ वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। स्पष्ट दिखना चाहिए कि न्याय की पूरी प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए की गई है और आरोपित की पूरी बात सुनी गई, उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया, इसके बाद न्याय हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन दोनों का उल्लंघन माना जाएगा। हमें हमारा हक नहीं मिला, ऐसी बात मानी जा सकती है। यही चीज़ जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी का होता है, तब भी आर्टिकल 22 के तहत ये हक दिया गया है। यदि कोई अरेस्ट होता है तो उस व्यक्ति को ये हक दिया गया है, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, और आगे भी हम इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, उसके ये हक होता है कि वो जाने उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। उससे ये हक होता है कि वो अपने जानने वाले या किसी डिफेंस काउंसिल को बुलाकर अपनी सहायता को इस प्रयोग करे। उसे यह हक होता है कि 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। उसे यह हक होता है कि वो जाने कि उसे किस कारण से या किन आरोपों के तहत अरेस्ट किया गया है। यह भी एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल्स मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट है कि जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें भी जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने की आवश्यकता है उसे जो कार्रवाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम रीजन डिसीजंस की ओर, क्योंकि ऑडियो अल्टरम पार्टम हो चुका है। रीजन डिसीजंस ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में, विशेषकर जब कोई सरकारी नौकरी में हो तब, और आजकल देखें तो किसी जुडिशियल जजमेंट्स, क्वाजी जुडिशियल जजमेंट्स में भी ऐसा हो रहा है कि जब जजमेंट दिया जा रहा है तो उसमें कारण लिखा जा रहा है कि ये जजमेंट किस कारण से दिया गया। अगर हम किसी सरकारी कर्मचारी की बात करें, यदि उसके खिलाफ कोई आरोप है, जांच कार्रवाई की गई है, जांच कार्रवाई के उपरांत उसे कोई पनिशमेंट दिया जाता है, तो ऐसे पनिशमेंट देने के पहले जांच कार्रवाई उपरांत जो जांच रिपोर्ट बनती है, उस आधार पे पनिशमेंट देने वाले अधिकारी को ये चाहिए कि वह पूरा कारण लिखे कि उस जांच रिपोर्ट से वो कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, वो क्या समझ रहा है, आरोपित कर्मचारी ने किन किन आरोपों को सिद्ध हो रहा है उसके खिलाफ, और यह स्पष्ट हो कि जो डिसीज़न लिया जाए उस पर लॉजिकली लिखा गया हो कि किस कारण डिसीजन लिया गया है। इससे आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानी नहीं होती है, मनमानी रोकी जा सकती है। क्योंकि अगर कोई अधिकारी या कोई जज जजमेंट ले और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये आवश्यक है कि वो लिखा जाए कि जजमेंट किस आधार पर लिया गया है, जिससे कि आरोपित कर्मचारी या वो चार्ज्ड व्यक्ति को आगे अपील करने का पूरा मौका मिले, उसे ये जानने को पूरा मौका मिले कि उसे उसके खिलाफ किन आरोपों को सिद्ध किया गया, कौन से आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, और उसे आगे अपील में क्या लिखना है और अपने आप को कैसे डिफेंस करना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि रीजन्ड डिसीजंस में जब हम आते हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं, स्टैट्यूटरी भी होते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी भी होते हैं। यानी कि स्टैट्यूटरी डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो उस स्टैट्यूट में, एक्ट में, उस नियमावली में लिखा हुआ है कि जब कोई डिसीजन लिया जाए तो उस पर पूरा कारण लिखा जाए कि क्यों डिसीजन लिया गया। उदाहरण के तौर पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के सेक्शन 31 में अगर आप देखें तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिसीजन लेने से पहले डिसीजन किस कारण से लिया गया है, यह स्पष्ट लिखा जाए, इसके बाद डिसीजन लिया जाए, ताकि आर्बिट्रेरीनेस को हम ख़त्म कर सकें। इसके साथ जब हम आगे बढ़ें तो डिसीजंस, अगर हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की, तो अक्सर यह देखा गया है कि जब जांच कार्रवाई होती है किसी के खिलाफ,
तो जांच रिपोर्ट के आधार पे जजमेंट कर दिया जाता है, अधिकारी उस आरोपित कर्मचारी को पनिशमेंट कर देता है, लेकिन यह नहीं लिखता है कि उस जांच रिपोर्ट से वो क्या इन्फरेंस निकाले, वो क्या समझे, कहाँ कहाँ वो जांच रिपोर्ट के बाद ये साबित हो रहा है कि उस आरोपित कर्मचारी पे कौन कौन से आरोप सिद्ध होते हैं। इसीलिए रीजन डिसीजंस बहुत ज़रूरी है। नेचुरल जस्टिस का ये आखिरी और एक प्रमुख अंग है, जिसमें हम कह सकते हैं राइट टू बी हर्ड के अलावा ये जो दूसरा डिसीजन है, रीजन डिसीजंस का मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखें तो क्रांति प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा था कि रीजन डिसीजंस होना आवश्यक है ताकि आर्बिट्रेरीनेस को हटाया जा सके और जस्ट, फेयर और रीजनेबल जजमेंट को सामने ला सकें, जिससे कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन ना हो। अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के सबसे प्रमुख अंग का नेमो ज्यूडिक्स इन कॉसा सुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।